देखकर धुंधली सी ताकत हौसला हमारा कम नहीं होता। अरे झूठी आंधियों से वही डरे जिन चिरागों में दम नहीं होता। महानगर पालिका के चुनावी रण संग्राम में हमारे साथ वो शख्स है जिनके वादों में, जिनके इरादों में, जिनके हौसलों में दम है, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते हैं और जो नहीं बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उर्फ देवा भाऊ की। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, बीएमसी चुनाव है, सवाल कई पूछे जा रहे हैं। ताजो तक से पूछो जवाब कौन देता है, ताजो तक से पूछो जवाब कौन देता है। सवाल तो हर दौर में रहा साहब, लेकिन हिसाब कौन देता है। आपसे हिसाब मांगा जा रहा है। आपने क्या किया? आप मुख्यमंत्री थे बीच के, अगर 2.5 साल छोड़ दे, अभी भी आप मुख्यमंत्री हैं। मुंबई के लिए आपने ऐसा क्या किया? देखिए, सवाल सत्ता का नहीं, सवाल नियत का है। जवाब वही देता है जिसके पास हिसाब होता है। मेरे पास जवाब भी है, मेरे पास हिसाब भी है। जो करके दिखाया मुंबई के सामने है। मुंबई कर देख रहे, बदली हुई मुंबई देख रहे, बदला हुआ महाराष्ट्र देख रहे। इसलिए मुझे हिसाब देने की आदत भी है, मैं हिसाब देता भी हूँ। हिसाब तो उनको मांगना पड़ेगा जिन्होंने 25 साल तक मुंबई पर राज किया। इस 25 साल का हिसाब दीजिए जनाब, लेकिन जनाब हिसाब नहीं दे सकते। अब जनाब करे, लेकिन पोस्टर लगा रहे, कह रहे कि करुण दाखवलो, यानी कि करके दिखाया। अब आप कह रहे कि आपने कोस्टल रोड बनाया, मुंबई का जो ट्रैवल है, घंटों लगते थे वो आसान कर दिया। मेट्रो का जाल बिछ गया, सीलिंग बन गया, अटल सेतु बन गया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने ये सब तो हमने किया। आपने कहा कि 2 अबोध बालक है, आपने उन्हें अबोध बालक कहा, आदित्य और इनको अमित को। तो वो कह रहे हैं उन्होंने वर्ली में एक डोम में एक प्रेजेंटेशन दिया और आपको चुनौती दी कि आप बताइए कि आपने क्या किया। ये वो सब तो उनका है। देखिए, चुनौती तो वो ट्रंप को भी दे सकते हैं, चुनौती तो पुतिन को भी दे सकते हैं। चुनौती देने के लिए पैसे थोड़े लगते हैं और बहुत दिमाग भी नहीं लगता। सीधी सी बात यह है कि मैं उनको इतनी नसीहत देना चाहता हूँ, दूसरे के बच्चे को अपनी गोदी में बैठाने से वो अपना बच्चा नहीं बनता। मुंबई करों को आधी रात को पूछ लीजिए, मुंबई का विकास किसने किया, कोस्टल रोड किसने बनाया। लोग 2 ही नाम लेंगे, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस, और साथ साथ में हमारे जो साथी एकनाथ शिंदे जी या हमारी महायुति की सरकार का नाम लोग लेंगे। एक सीधी सी बात यह है कि 20 साल पहले कोस्टल रोड की संकल्पना रखी गई, क्यों नहीं बना? सत्ता में तो यही थे ना, इन्हीं की सत्ता थी, नहीं बना पाए। जब मैं मुख्यमंत्री बना और देश में मोदी जी की सरकार थी, कोस्टल रोड बनने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि हमारे यहाँ पर CRZ के रेगुलेशंस और रिक्लेमेशन के रेगुलेशंस ही नहीं थे। इसके कारण कोस्टल रोड इलीगल होता था। हमने 5 मीटिंगें दिल्ली में करके 2 साल पीछे लग के सारे रेगुलेशंस बनाए। उसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, ग्रीन ट्राइब्यूनल गए, हर जगह हम जीते। उसके बाद ये कोस्टल रोड का काम हमने शुरू किया। उद्धव जी का कोस्टल रोड में क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी मैं बताता हूँ। उद्धव जी का कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि महानगर पालिका को हमने कोस्टल रोड का काम दिया। उस समय MSRDC भी थी, MMRDA भी थी, लेकिन उद्धव जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि आप महापालिका को दीजिए। तो मैंने कमिश्नर को कहा कि चलिए आप इसको बनाइए। तो एक दिन अचानक किसी को बिना बताए उद्धव जी ने उसका भूमि पूजन कर दिया। अब उद्धव जी तो किसी पद पर थे नहीं, उस समय कुछ भी नहीं थे उद्धव जी, तो इलीगल भूमि पूजन था। मुझे कमिश्नर का फ़ोन आया, उन्होंने कहा देखिए उन्होंने हमको बिना बताए इस प्रकार से भूमि पूजन किया है, और अब अगर आप कहते हो तो मैं ऑफिशियल भूमि पूजन आपके हाथ से लेना चाहता हूँ। मैंने कमिश्नर को कहा हम कोई श्रेयवाद की लड़ाई वाले थोड़ी है, उन्होंने कर दिया, छोड़ दीजिए, आप काम चालू कर दिया, अब काम चालू रखिए। तो उनका इसमें इतना ही कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने किसी को बिना बताए एक दिन सुबह सुबह उसका भूमि पूजन किया है, वो भी किसी पद पर न होते हुए, कोई अधिकार न होते हुए। इसके सिवा उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अटल सेतु जो बना, आपने मुंबई, नई मुंबई, तीसरी मुंबई को जोड़ा, लेकिन कांग्रेस उसमें कूद पड़ी है। कांग्रेस कहती है ये तो नींव हमने रखी, हमने सीलिंग की नींव रखी, चाहे मुंबई का हो या।
अभी अटल सेतु जो बना, इसका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था, ये किसका कॉन्सेप्ट था पता है? JRD टाटा का। 1962 में अटल सेतु का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2014 तक बीच के 4.5 साल छोड़ दिए तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार रही, यानी 50 साल कांग्रेस की सरकार रही। आप न्यू तो छोड़ दीजिए, उसकी परमिशन भी नहीं ला पाए। जिस समय मोदी जी की सरकार आई, मैंने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया, इसकी सारी परमिशंस मैंने ली, वाइल्ड लाइफ बोर्ड की परमिशन ली, इसमें भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हम गए, हमारा मिटिगेशन प्लान सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया। उसके बाद जायका से हमने इसका फंडिंग कराया, इसका टेंडर किया, इसका काम हमने शुरू किया और काम समाप्त भी हमने किया। कांग्रेस वालों को तो दूर दूर तक इससे कोई संबंध ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। इनके काल में तो इसके ड्राइंग को भी मान्यता नहीं मिली। इसलिए मैंने कहा ये सारे के सारे लोग जो दूसरे के बच्चे हैं उसको गोदी में ले लेकर अपने बच्चे बता रहे हैं। गोदी में लेने से बच्चे का बाप नहीं बदलता। लेकिन मुख्यमंत्री जी, उद्धव जी से हमने पूछा कि भाई आपने जो बात बताई है हमसे, उन्होंने पूछा, उनको हमने पूछा तो वो तो कह रहे थे कि हाँ मोदी जी ने तो कैलाश पर्वत बनाया, मोदी जी ने तो गंगा लाई यहाँ पर, और आपने और शिंदे साहब ने मिलकर तो अरब समंदर बना दिया। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, जब आदमी के पास कोई प्रतिवाद नहीं होता, जब आदमी के पास कोई जवाब नहीं होता तो इस प्रकार की बातें करता है। अब ये मूर्खतापूर्ण बातें। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, उद्धव जी 25 साल आपने राज किया, आप एक प्रोजेक्ट बताइए, एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट मुंबई महानगर पालिका का 25 साल में आपने किया। सारे प्रोजेक्ट तो हमारे। मराठी आदमी की अस्मिता, BDD चाल, अभ्युदय नगर, पत्रा चाल, मराठी आदमी को घर देने का काम हमने किया। क्यों नहीं हो पाया भाई? BDD चाल का 40 साल से चल रहा था, आपका इंटरेस्ट बिल्डर में था, इसलिए हो नहीं रहा था। मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने निर्णय किया कि भाई बिल्डर नहीं आएगा, ये सरकार तैयार करेंगी। हमने म्हाड़ा को कहा कि आप इसको तैयार कीजिए। आज BDD चाल में रहने वाले जो 120 स्क्वायर फुट में रहता था, ऐसा मराठी आदमी, उसको 600 स्क्वायर फुट का मकान दे दिया, डिलीवर कर दिया। ये हमने किया। बताइए ऐसा एक प्रोजेक्ट, उद्धव ठाकरे जी एक प्रोजेक्ट बताए? कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। लेकिन देखिए, मराठी का मुद्दा जो है इस चुनाव में काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है कि ये बैनर लगाए जा रहे कि मराठी आदमी के लिए ये आखिरी मौका है, मराठी आदमी सावधान हो जाए, मुंबई को जो है तोड़ा जाएगा। क्या आप मुंबई को तोड़ने वाले हैं? पहली बात तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मराठी व्यक्ति के लिए आखिरी मौका नहीं है, ये ठाकरे बंधुओं के लिए आखिरी मौका है। ये मराठी व्यक्ति के अस्तित्व की चुनावी लड़ाई नहीं है, उसका अस्तित्व कोई मिटा नहीं सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज का खून हमारी रगों में बहता है, कौन हमारा अस्तित्व मिटा सकता है? सवाल यह है कि उनका जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है, उनका जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, इसलिए उस लड़ाई में वो उतरे। लेकिन मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, मुंबई का मराठी व्यक्ति भी अब ये जान चुका है कि इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। देखिए, मराठी आदमी इनके साथ था और वो एक ही कारण से था, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने मराठी अस्मिता को जागृत किया, जिन्होंने मराठी अस्मिता को एक नई दिशा दी। उनके बाद इन्होंने केवल मराठी आदमी का इस्तेमाल किया, अब वो और इस्तेमाल नहीं होने देना चाहता, इसलिए मराठी आदमी हमारे साथ है। देखिए, 3 चुनाव विधानसभा के आप देख लीजिए, लगातार बीजेपी नंबर 1 पार्टी रही है, 15-16 सीटें लगातार हमको मिली है। मुंबई के मराठी लोगों ने हमको चुनकर दिया, मराठी लोगों ने भी हमको चुनकर दिया, सब हमारे वोटर हो गए, इनका कोई वोटर बचा नहीं है। तो मराठी माणूस यहाँ पर टिके, मराठी माणूस की अस्मिता यहाँ पर रहे, मराठी माणूस को घर लेना यहाँ पर मुश्किल हो गया है, उसके लिए क्या आप करेंगे? क्योंकि आप पर आरोप लगा रहा है कि चलो आप तो धारावी डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन उद्धव जी भाषा में हर सभा में बोल रहे हैं कि आप तो अदानिस्तान करने वाले हैं। देखिए, अब अगर
मुंबई का मराठी व्यक्ति ये तकलीफ में है तो उसका जवाब किसने देना चाहिए? 25 साल से जो मुंबई चला रहे उन्होंने, या जिनके हाथ में अभी तक मुंबई आई नहीं उन्होंने? कौन जिम्मेदार है? और मैं ये कहना चाहता हूं, और इनके हाथ में ऐसा ही रहा तो मुंबई का मराठी आदमी नहीं बचेगा। हम लोगों ने ये फैसला किया है, अब मुंबई के मराठी आदमी को मुंबई के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और हमने करके दिखाया। बीडीडी चाल में 80,000 मराठी लोगों को वहीं पर हमने घर दिया। आप पूछिए उनको, क्या वो घर ले सकते थे वहां? उनको तो वसई विरार के पार भी घर नहीं मिलता था, उनको वहां घर दिया। अभ्युदय नगर वालों को वहीं घर दे रहे। पत्राचाल मराठी आदमी के नाम पर जिस प्रकार से उद्धव सेना ने लूटा, लोग जेल में गए लूटने वाले, मराठी आदमी को घर नहीं मिला, हमने उसको टेक ओवर किया और मराठी आदमी को घर दिया। मराठी आदमी को घर देने वाले हम हैं। तो देवा बाबू, मैं आपसे ये गारंटी लेना चाहूँगा, आप गारंटी देंगे हमारे चैनल के द्वारा कि मराठी मानुष जो है वो मुंबई के बाहर नहीं जाएगा, जो बाहर का उल्टा आप उसको मुंबई में बसाएंगे? देखिए, किसी मराठी आदमी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बात ध्यान में रखिए, मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। कोई भी जो आर्थिक राजधानी होती है, दुनिया भर का टैलेंट पूल वहाँ आता है, लेकिन मुंबई का कल्चर ये हमेशा मराठी रहेगा, मुंबई की भाषा ये हमेशा मराठी रहेगी, यहाँ का प्रमुख उत्सव ये गणेश उत्सव ही रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जो दिया हुआ मार्ग है उसी पर हम हमेशा चलते रहेंगे, और मराठी व्यक्ति के साथ यहाँ कभी अन्याय नहीं होगा। अच्छा, वो एक आरोप हमेशा लगाते हैं मुंबई भाषा में, अगर सवाल में पूछूं तो कह रहे कि आपने बीएमसी की तिजोरी की वाट लगा दी। 90,000 से ज़्यादा 90,000 करोड़ से ज़्यादा का सिक्योरिटी डिपॉजिट था, आपने सब उड़ा दिया उसको। देखिए कितने दोगले लोग हैं। ये जब छोड़कर गए, जब इनकी टर्म खत्म हुई तो 70,000 करोड़ के डिपॉजिट थे, आज 92,000 करोड़ के। तो डिपॉजिट तो बड़े ही है, लेकिन हमने काम भी करके दिखाया है, प्रशासक के काल में काम भी किया हुआ है। अभी मैं हमेशा ये कहता हूं, आप डिपॉजिट की बात करते हो, एक और लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुविधाएं नहीं दे रहे हो। गरीबों को घर देना चाहिए वो नहीं दे रहे हो। मराठी आदमी पलायन कर रहा है, उसके लिए कोई योजना नहीं तैयार करते हो। तो आपके डिपॉजिट चाटने के लिए। ईवीएम पर सवाल उठाए जाते थे, फिर वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठाए गए, फिर अभी ये कहा जा रहा है कि आपने तो उम्मीदवारों की चोरी कर लिया, अभी वोट चोरी के बाद अब उम्मीदवारी की चोरी कर ली, इतना साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर लिया कि आपने लोगों को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया। वीडियो जारी हो रहे हैं, स्पीकर की वीडियो जारी कर रहे हैं कि देखो आप कैसे धमका रहे हो, और आप मतलब जो है पूरा उल्लंघन कर रहे हो कानून। अगर ऐसा होता तो मुंबई तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मुंबई में एक भी बिन विरोध क्यों नहीं हुआ? अनअपोज्ड एक भी क्यों नहीं हुआ मुंबई में? नहीं हुआ। देखिए, सीधा हिसाब यह है कि इनकी पार्टियां कमजोर हुई है, और विशेष रूप से जो उद्धव जी की सेना है, मनसे है, इनका बैटल ग्राउंड केवल मुंबई बचा है। इन्होंने नगर पालिका के चुनाव में भी, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, कार्यकर्ताओं के लिए अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाना पड़ता है। हमने लगाया। मैं मुख्यमंत्री हूं, 10,000 के शहर में भी गया, 280 शहरों में प्रचार चल रहा था। मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जगह जा पाया, मैं स्वयं गया। ये गए नहीं, ये घर में बैठ कर राजनीति करते। घर में बैठकर कोई पार्टी बड़ी नहीं होती। तो अब लोग उनसे निराश हुए, और उसके कारण कई जगह पर उनको उम्मीदवार नहीं मिले। अब मुझे बताइए, मुंबई में नील सोमैया लड़ रहे हैं, अब किसी ने इनको रोका था? उनके खिलाफ ये उम्मीदवार नहीं दे पाए, वहां तो किसी ने वापस नहीं लिया ना। अब तो न शिवसेना उम्मीदवार, उबाटा सेना उम्मीदवार दे पाई, न मनसे उम्मीदवार दे पाए, ना कांग्रेस उम्मीदवार दे पाए। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये नहीं दे पाए, इनको उम्मीदवार ही नहीं मिले। निर्विरोध इसके पहले ऐसे कभी नहीं चुन किया है नहीं। देखिए, भारत के इतिहास में 53 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निर्विरोध चुनकर आए, और उसमें से 52 कांग्रेस के काल में चुनकर आए। तो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आ सकते हैं तो पार्षद क्यों नहीं आ सकते? ये इनका फेलियर है। ये चुनाव के लिए वहां पर कैंडिडेट नहीं दे पाए,
ये अपना फेलियर हम पर थोपना चाहते हैं। ठीक है देवेंद्र जी, मुंबई का मेयर कौन बनेगा? आप कह रहे हैं कि हिंदू होगा, महायुति का होगा और मराठी होगा। अब उद्धव जी पूछ रहे हैं कि क्या आप मराठी को हिंदू नहीं मानते? हिंदू और मराठी में भेद करने का पाप उद्धव जी ने किया है। उन्होंने लगातार ये भूमिका ली कि जो मराठी बोलता है और जो मराठी के लिए अच्छा काम करता है हम उसको महापौर बनाएंगे। वो मुंह से नहीं बोलना चाहते, पर वो वोटों के तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम समाज को संदेशा देना चाहते हैं, आप भी अगर मराठी बोलते हो तो आपको भी हम महापौर बनाने को तैयार हैं। हाँ, तो कई सारे कोंकणी मुसलमान जो मराठी बोलते हैं उनको ये वो देखिए तुष्टीकरण की नीति है, इसलिए हमने साफ शब्दों में कहा। तो आपको लगता है कि वो जो चंगेज मुल्तानी है या हाँ, बिल्कुल। राशिद मामू है, आप देखिए ना, क्या ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, उद्धव सेना? बिल्कुल नहीं है। राशिद मामू जैसे व्यक्ति जो दंगे भड़काते हैं, भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं, पाकिस्तान के झंडे जिनके यहाँ लगते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में लेकर टिकट देना क्या ये बाला साहब ठाकरे कभी कर सकते थे? इन्होंने विचार छोड़ दिए और ये प्रयास अभी इनका ऐसा है कि हिंदुओं में भेद हो जाए, मराठी और मुस्लिम इस प्रकार का कॉम्बिनेशन करना चाहते। उनको पता नहीं है ये जो मराठी है ना, इसकी रगों में छत्रपति शिवाजी महाराज का खून है। इससे हिंदुत्व अलग ही नहीं हो सकता। मराठी और हिंदू ये अलग ही नहीं है। इसलिए आप मामू कहते हैं? मामू मतलब माजी मुख्यमंत्री। ये आपके दूसरे नेता अलग तरह से कहे उसको मामू। देखिए, राज ठाकरे कह रहे हैं कि हम हिंदू है, हिंदी नहीं। मुझे खुशी है, मैं भी हिंदू हूं, मैं हिंदी नहीं हूं, मैं मराठी हूं। इसमें कौन सी नई बात उन्होंने बताई? अरे भाई, मेरी मातृभाषा अगर मराठी है तो मैं मराठी हूं, किसी की मातृभाषा हिंदी है तो वो हिंदी है, वो हिंदी है और हिंदू है, किसी की गुजराती है तो गुजराती और हिंदू है। इसमें भेद क्या है? आगे हिंदुत्व हमको जोड़ने वाला धागा है। और भाषा जो है ना, हमारा सीधा मानना है कि मेरी भाषा मराठी है, मुझे उसका बहुत अभिमान है। मातृभाषा का अभिमान होना ही चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को प्राधान्य दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अन्य भारतीय भाषाएं जो है उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत की सारी भाषाएं ये राष्ट्रभाषाएं हैं। हिंदी हमारी संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा के रूप में हमने हिंदी को हमारे संविधान के माध्यम से स्वीकारा है। हम संविधान को अगर नहीं नकारते तो हम संपर्क भाषा को क्यों नकारें? लेकिन एमआईएम के लोग तो कह रहे हैं, वारिस पठानो ये कह रहे हैं कि बुरखे वाली बनेगी मेयर, हिजाब वाली क्यों नहीं बन सकती है, कलमा पढ़ने वाली क्यों नहीं बन सकती है, आई लव मोहम्मद वाला कहने वाला क्यों नहीं बन सकता है? देखिए, मैं तो उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट देकर एक प्रकार से उद्धव ठाकरे सेना को एक्सपोज कर दिया। क्योंकि जैसे ही मीरा भाईंदर में बात आई कि उत्तर भारतीय महापौर बनेगा तो ऐसे कूद पड़े मानो हमने पाकिस्तान से ही महापौर ला लिया। हालांकि वो कोई भाजपा की ऑफिशियल बात भी नहीं थी, मुंबई में भी नहीं कही गई थी। मीरा भाईंदर के सिलसिले में उस बात को कहा गया था। अभी भी वो कह रहे कि, लेकिन बात सुनिए, जैसे ही इन्होंने बुरखे वाली की बात कही, इनके मुंह को ताला लग गया, बोलने कोई तैयार नहीं है, उसकी निंदा भी नहीं कर रहे। मैं तो ऐसा मानता था कि बाला साहब ठाकरे का खून है, ये टूट पड़ेंगे कि भाई कैसे मुंबई में ऐसा होगा। कुछ नहीं, वो सुबह जो 9 बजे चालू होता है उसको भी कुछ नहीं, बोलने कोई तैयार नहीं। इनके मुंह को ताला लग गया, इनका असली चेहरा वारिस पठान के कारण सामने आया। देवेंद्र जी, मैंने देखा आपके वीडियो, आप जा रहे थे मेट्रो स्टेशन तो जय श्री राम के नारे लगे, तो उद्धव जी उनके सेना के जो नेता है वो कह रहे हैं कि देखो, बीजेपी के लोग जय श्री राम का नारा देना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा, राम हमारे हृदय में। आपको लगता है? जय महाराष्ट्र और जय श्री राम में कोई भेद नहीं है। जो जय महाराष्ट्र का नारे देता है वो जय श्री राम का भी नारा देता है, इसमें कोई भेद नहीं है। वंदे मातरम में और जय श्री राम में भेद नहीं है, वंदे मातरम में और जय महाराष्ट्र में भेद नहीं।
प्रॉब्लम ही यह है कि इनकी मानसिकता ऐसी हो गई कि अब ये भी अपनी सभाओं में वंदे मातरम का नारा नहीं देते हैं। डर लगता है इनको, वोट चले जाएंगे ऐसा लगता है, इसलिए वंदे मातरम से किनारा करते हैं। हम तो जय महाराष्ट्र बोलते हैं, जय महाराष्ट्र हमारा नारा है, लेकिन साथ में जय महाराष्ट्र के साथ वंदे मातरम भी बोलते हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं। दिखाओ हिम्मत। वो ये कह रहे कि जिस तरह से आपने कहा कि मुंबई में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इनको खदेड़ा जाएगा, एक को भी नहीं रहने दिया जाएगा, तो अब कह रहे कि भाई जब आए कहाँ से? देखिए ये किसकी विफलता है? मतलब जो घुसपैठ हुई है, वो कह रहे कि 11 साल से आपकी सरकार केंद्र में, महाराष्ट्र में। बिल्कुल आए कहां से, इसका जवाब मैं देना चाहता हूं। जिस ममता दीदी के साथ ये बैठे हुए हैं, उस ममता दीदी की कृपा से ये लोग आए हैं। देखिए हमारी बॉर्डर तो पोरस है, बड़ी बॉर्डर हमारी है। उस बॉर्डर से जब आदमी अंदर आता है तो पहला चेक तो हमारे चेक पोस्ट पर होता है, लेकिन अगर कोई चेक पोस्ट से निकलता है तो उसकी सेकंड जिम्मेदारी इंटरनल सिक्योरिटी की होती है, जो स्टेट की होती है। ममता दीदी ने जिस प्रकार से बांग्लादेशियों को एंट्री दे देकर उनके कागजात बनाए, पिछले 1 साल में अनप्रेसिडेंटेड नंबर इस देश में डिटेक्ट करके डिपोर्ट करने का काम मोदी जी के और अमित भाई के नेतृत्व में हुआ है। मुंबई में भी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है। जितनी केसेस हमने पकड़ी, हर केस में कागजात कहां बने? पश्चिम बंगाल में बने हैं। तो अगर हमारे ही देश की सरकार वोटों की राजनीति के लिए इस प्रकार का काम करेगी और उसी ममता दीदी के साथ आप साथ में बैठे हुए हो, उनके गुणगान गाते हो, आपके इतने संबंध है ना, बताइए ना ममता दीदी को, एक बार बोलिए कि दीदी ये बंद कर दीजिए। इस प्रकार से घुसपैठियों को वोट की राजनीति के लिए अपने देश में लाना, ये देश विरोधी है। ये बताइए, हिम्मत नहीं है इनमें। देवेंद्र जी, ओवैसी की सभाएं महाराष्ट्र में हो रही है और वो सवाल उठा रहे, उन्होंने तो पहले अमेरिका का उदाहरण दिया, वेनेजुएला में जैसे किया, मोदी जी को कहा कि आप भी ऐसे करिए और पाकिस्तान से 26/11 के जो हमलावर हैं उनको पकड़ के लाइए। एक तो पहला ही उनका बयान है। कल ही उन्होंने कहा कि मोदी जी जो है वो ट्रंप को हैप्पी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया को अनहैप्पी कर रहे हैं। बताइए उनका नाम लेकर कि हाँ आपका कोई योगदान नहीं था युद्ध रुकवाने में। पहली बात तो यह है, ओवैसी जी भूल गए कि अभी जो हमारे हमले हुए उसमें कितने आतंकवादियों को मार दिया और भारत के अपराधियों का तो पूरा परिवार समाप्त हो गया, पूरा परिवार फिनिश्ड, खत्म कर दिया। और कुछ ऐसी भी चीजें हुई है जो नेशनल मीडिया पर नहीं बोली जाती। आपको भी पता है, हमको भी पता है। आज भारत के जो दुश्मन है दुनिया भर में, वो कांपते हैं कि कब उनका एलिमिनेशन हो जाएगा, उनको पता नहीं है। आज पहली बार भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में अपने दुश्मनों के मन में डर पैदा किया है। अगर ओवैसी जी को पता नहीं है तो पाकिस्तान में जाकर पूछ ले, वहां पर जो बैठे हुए कैसे डर डर कर बैठे हुए हैं, जरा पता कर ले। देवेंद्र जी, ये ऐसा कहा जा रहा है और जो आप आरोप कर रहे हैं उसको लेकर ठाकरे ब्रदर्स ये करे कि आपके यानी कि आपके महायुति के पैरों तले जो है जमीन खिसक रही है। क्या आप ठाकरे ब्रांड से डरते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि दोनों साथ में आए, तो यूक्रेन और रशिया क्या साथ में आया? आप कह रहे हैं कि वो कन्फ्यूजन और करप्शन का गठबंधन है। सही कर रहा हूं मैं। राज ठाकरे जी कंफ्यूज्ड है और उद्धव ठाकरे जी की पूरी पार्टी करप्शन में डूबी है। कन्फ्यूजन और करप्शन ही है। और जहां तक ब्रांड का सवाल है, मैं आपको साफ शब्दों में कहता, अभी कोई ब्रांड नहीं है। महाराष्ट्र में एक ही ब्रांड था, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, ही वॉज द ब्रांड। देवेंद्र जी, जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हम देख रहे कि बहुत खिचड़ी हो गई है। 14 जगह पर आप महायुति में शिंदे सेना के खिलाफ लड़ रहे, 15 जगह में साथ में है, 3 जगह पर दोनों एनसीपी एक साथ में है, कुछ जगह पर महायुति है, कुछ जगह पर नहीं है। तो जो खिचड़ी बनी है, वोटर भी थोड़ा कंफ्यूज है कि भाई क्या करे। देखिए, मैं आपको पहली बात तो कहना चाहता हूं कि हम तीनों पार्टियों ने मिलकर यह तय किया कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं। अपने चुनाव में जो काम करता है उसको हम तू लड़ मत ऐसा नहीं कह सकते।
इसलिए जहां संभव होगा वहां अलायंस करेंगे, जहां नहीं संभव होगा वहां फ्रेंडली फाइट करेंगे। उस हिसाब से हम लोग फाइट कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक ही एब्रेशन आया है कि अजीत पवार जी ने शरद पवार जी से डायरेक्ट टाइप कर दिया, पर ठीक है, 2 जगह उन्होंने किया है, हम उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानते, उनको वहां पर हम जीतेंगे। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, 29 में से कितने जीतेंगे? 29 में से पूरी 29 में हम 3 पार्टियां ही रहेंगे, पूरी 29 हम जीतेंगे। यानी कि महायुति फिर से साथ में आएगी, मेयर बनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम साथ में आकर हम मेयर बनाएंगे पूरे 29 में। और इसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही होगी, और उसके बाद शिंदे जी की पार्टी और अजित पवार की पार्टी आपको दिखाई पड़ेगी। हमारी विरोधी पार्टियां कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, इनको हम पीछे डाल देंगे। अभी अजित पवार की बात आपने कहा कि आप 3 जगह पर वो साथ में आ रहे हैं, लेकिन अजित दादा का एक बयान मैंने सुना, वो कह रहे हैं, उनसे पूछा गया कि पीछे शरद पवार साहब का पोस्टर है, दोनों एक पोस्टर में है, तो आगे भी यही साथ में रहेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि आपके मुंह में घी शक्कर। कल और उनके पार्टी के नेताओं ने भी ये कहा, संकेत दिए कि हाँ दोनों साथ में आ सकते हैं। क्या भूमिका बन रही है कि दोनों चुनाव के बाद जो है वो साथ आ जाएंगे, शरद पवार साहब की पार्टी उनके बगैर उनके साथ एनडी के साथ आ जाएगी, सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा? इस तरह की स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत चर्चा ज़्यादा है और लोगों को इंटरेस्ट है इसमें। देखिए, पहली बात तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब वो खुद दे सकते। नहीं, उन्होंने तो कहा घी शक्कर। नहीं, तो वो खुद दे सकते, तो आप उनसे जवाब ले लीजिए। जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी में एनडीए में किसी को एंट्री देना या नहीं देना, इसका फैसला प्रधानमंत्री जी करते हैं, एनडीए के नेता करते हैं। अभी तो हमारे सामने ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, एनडीए में कोई नई एंट्री अभी होगी महाराष्ट्र से, ऐसा मुझे लगता नहीं है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। अब ये दोनों साथ में आएंगे या क्या करेंगे, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। अभी तो मुझे लगता है कि चुनाव में अपनी अपनी पार्टी के अस्तित्व के लिए वो साथ में आए हैं और एक फिलर दे रहे हैं कि हम लोग साथ में हैं। लेकिन वो 2 महानगर पालिकाएं छोड़कर बाकी जगह तो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं ना। कांग्रेस जो है राज ठाकरे से सवाल पूछ रही है, उद्धव ठाकरे की उर्दू में पॉम्पलेट छापे जा रहे हैं, उसको लेकर भी उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप तो हिंदी को विरोध करते थे, फिर उर्दू आपको कैसे पसंद है? तो आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से आप तीसरी भाषा के लिए आपने समिति बनाई है, जो त्रिभाषा सूत्र है उसके अनुसार, तो उसको लेकर क्या आपका प्लान है? क्योंकि ये लगातार आरोप लगा रहे बीजेपी पर, देखो ये मराठी विरोधी है, हिंदी थोपने वाले हैं, बाकी राज्यों में तो नहीं कर पाते, महाराष्ट्र में क्यों कर पाते? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा है, मराठी में महाराष्ट्र में कंपलसरी ये केवल मराठी है, दूसरी कोई भाषा कंपलसरी नहीं है, बाकी सारी भाषाएं वैकल्पिक है। लेकिन जो त्रिभाषा का सूत्र है, उस सूत्र में हम दूसरी और भी भाषा सीखना चाहते हैं, हमारे बच्चों को सिखाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये निर्णय किया कि प्राथमिक तौर पर हिंदी, लेकिन अगर कोई दूसरी अपनी मातृभाषा भी पढ़ना चाहता है तो किसी भी भारतीय भाषा को पढ़ने का उसको अधिकार होगा। अब कमेटी इसलिए बनी है कि इसको कौन से क्लास से लागू करना है, कौन से वर्ग में इनको ये पढ़ाना चालू करना है। कमेटी का रिपोर्ट आएगा, उसके ऊपर हम निर्णय लेंगे। लेकिन कल भी हमारे यहाँ कंपलसरी मराठी थी और आज भी कंपलसरी मराठी है। देवेंद्र जी, अजित पवार के जो हमने बयान देखे, वो पुणे में आप दोनों एक महायुति के सदस्य, मतलब एक दूसरे के अलाइज है, लेकिन पुणे में वो भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो ऐसा बयान दिया कि देखो, मैंने तो अपने कैंडिडेट के बचाव में उन्होंने कहा कि देखो, जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, कोई दोषी नहीं होता है। मेरे ऊपर तो 70,000 करोड़ के आरोप है और जो आरोप आपने लगाए उन्हीं के साथ वो बैठे हैं। हाँ, तो उन्होंने उसका जवाब देना चाहिए ना। अरे भाई, इसका जवाब तो अजित पवार जी ने देना चाहिए। उन्होंने जो कहा है कि 70,000 करोड़ के आरोप मेरे ऊपर जिन्होंने लगाए उनके साथ में बैठा हूं, तो अब इसका जवाब हम थोड़ी देंगे, उन्होंने उसका जवाब देना चाहिए। जहां तक अजित पवार जी का सवाल है, देखिए, मैंने इस चुनाव में यह तय किया है कि मैं तू मैं नहीं करूंगा। इस चुनाव में मैंने ये तय किया है, मेरे साथी जहां मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं उनके खिलाफ मैं नहीं बोलूंगा, मैं केवल विकास के ऊपर बोलूंगा। वरना जवाब देने के लिए तो मेरी जबान बंद नहीं, आपको तो पता है मेरी जबान बहुत तीखी है और बहुत तेज है। लेकिन अब मैंने एक प्रिंसिपल इस प्रकार की भूमिका ली है, बाकी उचित समय हर चीज का जवाब मिलेगा। मैं आपसे
फिर से एक बार पूछना चाहूँगा, आपने जवाब दिया है, कौन बनेगा मुंबई का मेयर? क्योंकि अभी भी उनको वो ये कह रहे हैं कि आप उत्तर भारतीयों को बनाएंगे। देखिए, उत्तर भारतीय हिंदू ही है, इसलिए कोई पाकिस्तान से आए हुए तो नहीं है, मेरे अपने भाई है। लेकिन मैं साफ शब्दों में कहता हूं, मुंबई का मेयर महायुति का बनेगा, मुंबई का मेयर हिंदू बनेगा, मुंबई का मेयर मराठी बनेगा। शुक्रिया, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें रखी। मुंबई के लिए उनका विजन क्या है, मुंबई में उन्होंने किस तरह का डेवलपमेंट किया है, आगे क्या करेंगे, और बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि चाहे मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र की अन्य महानगर पालिका, वहाँ पर महायुति की ही सरकार बनेगी। अब तो ये 16 तारीख को जनता ही तय करेगी कि आखिर मेयर की कुर्सी पर किसे बैठाना है। शुक्रिया सर। हेलो, धन्यवाद।